वेलकम स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स विद राघव। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ओके। सो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। तो हमने उसके अंदर सॉल्यूशंस पढ़े थे, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे कि सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं, और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कैसे अटेन होती है, सॉल्युबिलिटी में और कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा टॉपिक है आज का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की हम लिक्विड्स में देखते हैं कि जब हम सॉल्यूट सॉलिड लेते हैं और लिक्विड हम सॉल्वेंट लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स के अंदर, जैसे अगर हम सॉल्यूट कोई भी गैस लेते हैं और उसे डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो उसके पीछे की साइंस है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। तो हमारे पास कोई स्पेसिफाइड सॉल्वेंट है, उसकी अमाउंट है कि या तो हमने किसी सॉल्वेंट को 1 लीटर लिया है या किसी सॉल्वेंट को 2 लीटर लिया है, वो अमाउंट फिक्स है। हमने उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाला, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर हमें टेम्परेचर फिक्स करना है। तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम कितना ज्यादा सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं, डिसोल्यूट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं चीनी पानी का, शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि शुगर सॉल्यूशन में हम लेट सपोज हम 1 लीटर पानी लेते हैं। हमने लिया शुगर सॉल्यूशन, एक बीकर के अंदर हमने लिया पानी। लेट सपोज हम उसके अंदर 1 लीटर पानी लेते हैं। कितना पानी? हमने 1 लीटर पानी लिया। ठीक है। हमने उसके अंदर शुगर ली। हमने उसके अंदर शुगर ली। अब शुगर का हमें अभी स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं पता है, हमने शुगर को अभी बस डालना शुरू किया है। हमने शुगर को जस्ट पानी के अंदर ऐड करना शुरू किया है। तो पहले हमने उसके अंदर शुगर डाली 10 ग्राम। हमने पहले पानी के अंदर शुगर डाली 10 ग्राम। वो घुल गई, वो डिसॉल्व हो गई। मैंने उस पानी को स्टिर किया और उसके अंदर जो शुगर मैंने 10 ग्राम डाली थी वो उसके अंदर घुल गई। अब मैंने क्या किया कि हम ग्रेजुअली उसमें और चीनी शुगर को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं। क्या नहीं करेगी? घुलेगी नहीं। हमें चीनी के पार्टिकल्स स्टिर करने के बाद भी बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन पर दिखेंगे। तो जब उस चीनी ने घुलना बंद किया, उससे पहले पहले की जो मैक्सिमम अमाउंट थी चीनी की, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब आती है सॉल्युबिलिटी की डिपेंडेंसी की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर। किस किस पर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर। गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ पे दे रखा है कि ये हमें बड़ा ही लेमन एक फॉर्मूला था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, वो इंक्रीज नहीं होगी? भाई वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाली,
तो उसके अंदर अभी 1 चम्मच चीनी थी, फिर आपने अगली चम्मच घोली, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल शुगर के सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे या नहीं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुगर के सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे। उसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की एक लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है, कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो when we add solute when we add solute in solution, the concentration of solute the concentration of solute, किसकी concentration? solute की, will increase in solution, will increase in solution। तो जो concentration है solute की, क्या वो सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज नहीं करेगी? और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। अगला पार्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस कब तक चलेगी, हमें कैसे पता कि हमें कब तक डिसॉल्व करना है? सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए, तो जब तक आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता, जब तक आपको यहाँ पे स्टेट नहीं मिल जाती डायनामिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल्स टू नहीं हो जाता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं हो जाता। मतलब आप उसके अंदर लगातार चीनी मिला रहे हो पानी के अंदर, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि जितनी चीनी आप मिला रहे हो उस चीनी के पार्टिकल्स जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड चीनी है उन पार्टिकल से टकराएगी और वो पार्टिकल बाहर आएंगे। तो उसी स्टेट को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जानी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम इसे कहते हैं। अब हुआ क्या कि जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे थे तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, किसकी? सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, तो हम उसे डिसोल्यूशन कह रहे थे, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ और अब रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या हुआ? रेट ऑफ प्रोडक्ट से, यानी प्रोडक्ट से अब हमारे सॉल्यूट बनने लगा, चीनी टकराने लगी अपने पार्टिकल से और बाहर आने लगी, चीनी बाहर आने लगी, उतना ही हमारा रिएक्टेंट बनने लगा। उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। तो आफ्टर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, after dynamic equilibrium, number of particles, number of solute particles, number of solute particles will start to crystallize, वो crystallize होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। जो घुला हुआ चीनी था, जो घुली हुई शुगर थी, उसकी फिर से सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आने लगेंगे, उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब एक आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि रेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम से पहले पहले की जो कंडीशन है, मतलब आपने एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया या अभी नहीं हो पाया और आप उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पर ऐड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर उल्टा हो गया, पहला अनसैचुरेटेड है और दूसरा सैचुरेटेड है। ठीक है, तो लिखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड
सॉल्यूशन की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट, सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। हम कोई ज्यादा अमाउंट या और ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट की ऐड नहीं कर सकते। सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर हम और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर नहीं मिला सकते। सैचुरेशन की कंडीशन आ चुकी है, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट मतलब हम अब जो है सॉल्यूट की अमाउंट उसी टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूट कैन बी एडेड, बड़ी आसानी से और अमाउंट हम सॉल्यूट की उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। किस पर? गिवन टेम्परेचर पर। वो सॉल्यूशन का अभी सैचुरेशन नहीं आया है, उसी को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट, is defined as the maximum amount of substance that can be dissolved, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। हमने पढ़ा कि जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, और जब हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसके अंदर हम एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद और सॉल्यूट नहीं मिला सकते गिवन टेम्परेचर पर। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कि जिनके अंदर और ज्यादा अमाउंट में हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब इसके अंदर हम दो तरीके के केसेस पढ़ते हैं। एक बार तो हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और अगली स्लाइड में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो solubility of solid in liquid, once reach dynamic equilibrium it will follow ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, कि एक बार आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम मिला वो ली-चैटेलियर प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू कर देगी। तो इसको समझते हैं डायग्राम से कि हमने फिर से लिया शुगर सॉल्यूशन। हमने क्या लिया? हमने लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये शुगर सॉल्यूशन जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर है। किस पर है? रूम टेम्परेचर। ना पानी गर्म है ना पानी ठंडा है। हमने इसके अंदर शुगर डाली, हम इसके अंदर डालते हैं शुगर, हम इसके अंदर डालते हैं शुगर, और एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शुगर रूम टेम्परेचर पर ऐड होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होंगे और वो इसके अंदर घुल जाएंगे और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो पानी के अंदर। ठीक है, ये समझते हो? ओके। अब आता है जी हमारा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। अब सॉलिड क्या था? जो शुगर है वो हमारी सॉलिड है। शुगर जो है वो हमारी सॉलिड है। हमने जो बीकर के अंदर लिया वो वाटर है, और वाटर हमारा कैसा है? वाटर हमारा लिक्विड है। वाटर हमारा कैसा है? लिक्विड है। तो अब क्या करें कि ऐसी कौन सी कंडीशन करें, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हम और ज्यादा चीनी पानी के अंदर मिला सकते हैं एक बार डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद? तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो इसके अंदर टेम्परेचर आता है। क्या आता है? टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर, तो इसमें दो कंडीशन आती हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम और ज्यादा शुगर भी मिला सकते हैं एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में ऐसा भी पॉसिबल है कि कम शुगर मिले, जो शुगर डिसॉल्व थी ऑलरेडी वो बाहर आने लगे। वो ये सब चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? ये सब चीजें डिपेंड करती हैं
कि हमारी जो डिसोल्यूशन है वो कैसी है, हमारी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है या हमारी डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। अगर हमारी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, कहने का मतलब है कि मैंने पानी को हीट दी और पानी को हीट देने के बाद वो उसने एंडोथर्मिक है, तो पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब भी किसी चीज के अंदर हीट जाती है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। समझते हो? वॉल्यूम एक्सपेंड होगा मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और जब किसी चीज के बीच में, किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले बढ़ जाएगा, चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया है, तो अब ज्यादा चीनी के पार्टिकल्स, अब ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स जो है वो उस पानी के अंदर आ पाएंगे जिसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है। और इसी को कहते हैं कि हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। रिएक्शन हमारी कैसी है? रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है या रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है। तो हम बात करते हैं कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। रिएक्शन हमारी, हमने बात करी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की, वो भी दो चीजों पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो कर रही है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो कर रही है, या रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन शो कर रही है, थर्मिक डिसोल्यूशन। अगर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो कर रही है तो टेम्परेचर आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन का, जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है किसके बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो मोर सॉल्यूट, जो कि इस केस में शुगर है, विल डिसॉल्व। तो क्या होगा, हमारा और ज्यादा मोर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा। भाई बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करो कि जब चाशनी बनाते हैं तो गर्म पानी के अंदर चीनी डालते हैं, ना कि ठंडे पानी के अंदर। गर्म पानी के अंदर इसलिए डालते हैं क्योंकि बहुत आसानी से चीनी घुल जाती है। तो उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि भैया आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि हमारा जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। क्या कंडीशन आती है कि हमारा जो डिसोल्यूशन है भाई वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है कि मतलब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं तो अब पार्टिकल्स दूर जाने की बजाय पास आ गए, और पार्टिकल्स पास आ गए तो मतलब अब कम स्पेस होगा किसके लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए बैठने के लिए, और हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या किया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर आपने, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि आप, हमारी जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो घटेगा, हमारी सिस्टम की जो सॉल्यूशन की जो एनर्जी है वो घटेगी या बढ़ेगी? भाई पहले ज्यादा थी, ये निकल गई तो घटेगी, तो हमारे किस में आएगा, ये हमारा लेस देन जीरो होगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा। अब क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो घटेगा। अब चूंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी करेगी डिक्रीज। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम दो तरीके से देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। वो डिपेंड करता है प्रोसेस एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा, जो हमने एग्जांपल दे रखा है वो इसी का एग्जांपल है ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इस सॉल्ट के साथ एक दिक्कत है, ग्लोबल सॉल्ट के साथ एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, तो ग्लोबल सॉल्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि ग्लोबल सॉल्ट 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे
ग्लोबल सॉल्ट 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे तो शो करता है डिसोल्यूशन। क्या शो करता है? डिसोल्यूशन। शो करता है एंडोथर्मिक। ठीक है। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे। इसका मतलब आप जब 0 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हुए, तो जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है वो करेगी इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन की इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो अब जो डिसोल्यूशन है, अब डिसोल्यूशन हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और अब जब आप 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो टेम्परेचर होगा वो 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब सॉल्युबिलिटी करेगी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि भैया अब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है। तो इसका ग्राफ आता है ग्लोबल सॉल्ट का। क्या आता है? ग्राफ। यहाँ पे लेते हैं हम टेम्परेचर, और यहाँ पर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो पहले 32 डिग्री सेल्सियस तक आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो जब आप 32 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो ग्लोबल सॉल्ट की सोल्युबिलिटी बढ़ती है लीनियरली, लेकिन फिर उसकी सोल्युबिलिटी 32 डिग्री सेल्सियस के बाद घटना शुरू होती है। तो जब तक वो बढ़ी सोल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो ये वाला जो पार्ट है ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करता है। क्या शो करता है? एंडोथर्मिक। ये वाला पार्ट शो करेगा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, और ये वाला पार्ट शो करेगा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो ये वाला पार्ट शो करेगा एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, और ये वाला पार्ट शो करेगा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना, ये पहले एनसीईआरटी में दे रखा था लेकिन मुझे लगता है शायद अभी कटवा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इस तरीके से रोल प्ले करेगा कि हमें एक चीज पता होती है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर है, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। मतलब जो जैसा है उसको ऐसा ही दूसरा इंसान पसंद आएगा जिसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एक से होंगे। जिसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एक से होंगे, वो दूसरे जो सॉल्वेंट है उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम होंगे तभी उसके अंदर डिसॉल्व होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो ये हम बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, जो है पॉइंट नंबर 2। क्या है? ये है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हमें याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारी इथेनॉल होती है C2H5OH, वो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होगी, ना कि बेंजीन के अंदर। वो सिर्फ वाटर में ही डिसॉल्व होगी, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पोलर है, इसके पास क्या है यहाँ पे आयनिक, इसका आयनिक बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा पोलर है, डाइपोल है इसके अंदर, और इसके अंदर भी यहाँ पे डाइपोल बनता है। ये कैसा है? ये हमारा नॉन पोलर है। ये हमारा नॉन पोलर है। H2O हमारा पोलर है। इथेनॉल हमारा पोलर है। तो पोलर यानी ये पोलर सिर्फ पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगा, ये बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही उस होता है नॉन पोलर के लिए कि नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर
सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल समझा रखा है, वो कैम्फर और एंथ्रासीन का है। किसका है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन और कैम्फर जो हैं वो डिसॉल्व होंगे केवल और केवल बेंजीन के अंदर, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे नॉन पोलर हैं। एंथ्रासीन भी नॉन पोलर है, कैम्फर भी नॉन पोलर है, और बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो बस इसमें इतना कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि किसके अंदर क्या सॉल्युबल होगा, तो आपको देखना है कि वो पोलर, दोनों पोलर हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हो, ठीक है, या फिर दोनों नॉन पोलर हो। पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर में कभी पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं करेगा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या कोई इफेक्ट होता है? फिर आता है थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता नहीं है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्यों नहीं होता? तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सॉल्यूट हमारा यहाँ पे सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स भी हाईली इनकम्प्रेसिबल है। तो आप कितना प्रेशर बढ़ा लो, कितना कम कर लो, वो जू के तू रहेंगे, उनकी शेप वैसी की वैसी रहेगी। तो ये पढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। तो देखो, गैस जो होती है या गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही ठीक ठाक तरीके से, बहुत ही ग्रेटली ग्रेटली इफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। वो प्रेशर और टेम्परेचर से ग्रेटली इफेक्ट होती है, और इसी के कंसर्न में हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। अब आप ये देखो कि जब भी आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं या आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, देखा आपने सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो एक नेचुरल गैस होती है जिसे कंप्रेस किया जाता है और सिलेंडर में भर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। सिलेंडर में भर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो इसका मतलब हुआ कि प्रेशर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है उन केसेस में फॉर द सॉल्यूशन जिनके अंदर जो सॉल्यूट है वो गैस होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। जिनके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो गैसियस सॉल्यूट है, उनमें इफेक्ट होता है किस चीज का? प्रेशर का। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, या एनसीईआरटी में हमारा डायग्राम दे रखा है कि लेट सपोज हमने एक गैस ली, हमने एक सॉल्वेंट ले रखा है यहाँ पे हमने, और हमने गैसियस पार्टिकल्स लिए और उसके अंदर W1 वेट रखा, वजन रखा। तो गैस में क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, गैस के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो हमारा ये वाला है ना, ये जो पार्टीशन है, इसके नीचे नीचे लिक्विड है, इसके ऊपर ये गैस है। तो हमारे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर भी गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उसकी सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हैं, और हमने W1 वेट रखा। अगले में हमने क्या किया कि हमने वेट बढ़ा दिया। वेट बढ़ा दिया तो हमारा जो पिस्टन है वो थोड़ा नीचे आएगा, वो कंप्रेस करेगा किसको? गैसियस पार्टिकल्स को, और ज्यादा गैसियस पार्टिकल्स अब आ जाएंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो हमें पता चलता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है, जो डिसोल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। क्योंकि मान लो यहाँ पे W1 जो प्रेशर लगा रहा है वो P1 है, और यहाँ पे जो तीनों वेट्स प्रेशर लगा रहे हैं वो P2 है। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P1 से ज्यादा प्रेशर है P2 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स या गैसियस पार्टिकल किस में ज्यादा है? सॉल्यूशन के अंदर तो ज्यादा है, सेकंड के अंदर। तो हमारा जो सॉल्यूशन बी है, हमारा जो सॉल्यूशन बी है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब कंटेन्स मोर नंबर मोर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, उसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स का ज्यादा नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि मोर द पार्शियल प्रेशर मोर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, more will be the solubility of gas into the
इन द लिक्विड। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन बनाते हैं कि मोर द पार्शियल प्रेशर, मोर द partial pressure over the surface of liquid, over the surface of liquid, more will be the number of particles, number of particles of gas इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ हम क्यों पढ़ते हैं? हेनरी लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमने क्वालिटेटिवली तो पढ़ लिया, हमने मुंह जवानी तो देख ली, हमने आंखों से देख लिया और मुंह जवानी बोल दिया कि भैया जब आपने प्रेशर इंक्रीज करा था गैस के ऊपर तो क्या हुआ था, गैस के ज्यादा पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर आ गए थे। लेकिन उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते, उसे क्वांटिटी कैसे पता चलेगी कि कितने गैस के पार्टिकल्स आए, कितने मोल्स गैस के पार्टिकल्स आए, कितने हमारी मोलरिटी, कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी। ठीक है, तो वो हम पता करते हैं हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ से वो हम पता करते हैं। तो देखो ये तुम्हारा एक और ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसमें ना ये एग्जांपल का ग्राफ है एक्चुअली, ये एग्जाम्पल का ग्राफ है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड का पार्शियल प्रेशर है गैस का, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है HCl का इन साइक्लोहेक्सीन। मतलब हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है। क्या सॉल्यूशन लिया है उसे देखते हैं। ये ग्राफ है, लेट सपोज हमने यहाँ पे एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, बीकर में सॉल्यूशन लिया, हमने क्या लिया, गैस कौन सी ली, हाइड्रोजन क्लोराइड लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये हमारी गैस है HCl। हमने जो लिया लिक्विड में, हमने जो लिया है लिक्विड में वो हमने दे रखा साइक्लोहेक्सीन ली है। इसका सॉल्यूशन है साइक्लोहेक्सीन का। मान लो इसके अंदर अभी प्रेशर क्या था, इसके अंदर अभी प्रेशर हमने ले लिया लेट सपोज 500 टॉरर। यहाँ पे जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है वेट, वो 500 टॉरर कर रहा है। हमने क्या देखा कि हमने अब वेट, ये याद रखना कि ये जो है ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा HCl है। और जब हमने 500 टॉरर जो है प्रेशर अप्लाई किया है गैसियस सरफेस के ऊपर, तो गैस के पार्टिकल्स फांदेंगे और किसके अंदर आ जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने वेट बढ़ा दिया और हमने ना अब इस प्रेशर को कर दिया 1000 टॉरर। कितना कर दिया हमने, प्रेशर को कर दिया 1000 टॉरर। जब हम प्रेशर को कर देंगे 1000 टॉरर, तो क्या होगा, ये पिस्टन अभी यहाँ पर था, तो ये पिस्टन आ जाएगा नीचे, और ये था हमारा, ये था हमारा साइक्लोहेक्सीन। पिस्टन आ जाएगा नीचे, गैस की फॉर्म में जो सॉल्यूट प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट है, उसके पार्टिकल्स हो जाएंगे कम, ज्यादा HCl आकर के बैठ जाएगा कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर। ज्यादा HCl आकर के बैठ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। जब हमने वेट कर दिया लेट सपोज W2, और ये वेट जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो 1000 टॉरर है। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये वेट जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो 1000 टॉरर है। ठीक है, तो ये ग्राफ दे रखा है कि जैसे जैसे आप ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैसियस पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन है, जो गैसियस यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, वो भी बढ़ेगा। तो आप जैसे जैसे प्रेशर, आपने यहाँ पे प्रेशर लेट सपोज यहाँ पे आपने ये 50 किया तो आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ा, आपने यहाँ पे ये 100 किया तो आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ा, आपने यहाँ पे 500 किया तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा। तो समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ऐसे ऐसे आपका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हेनरी लॉ की। हम बात कर रहे थे हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करती है, हेनरी लॉ स्टेट करती है
कि this law states that at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो हेनरी लॉ बताती है कि जब जो गैस की solubility होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना आपने गैस की सरफेस पर, कितना आपने गैस की सरफेस पर पार्शियल प्रेशर लगा रखा है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर आप लगा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी, उतने ही ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। ठीक है। अब ये डेरिवेशन दे रखा है कि P इज इक्वल्स टू के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, और यहाँ पे दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है जो गैस की सरफेस पर ऊपर लगा रहे थे हम पिस्टन पर वेट रखने के बाद। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ये हेनरी लॉ की दे रखी है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस की सरफेस के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पे आ जाता है ये हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या आ जाता है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? आपको चीजें याद ये रखनी है, आपको चीजें याद ये रखनी है कि यहाँ पर P क्या है। तो P क्या है यहाँ पर? आपको याद रखना है कि यहाँ पर P क्या है। P है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ओवर द, ओवर द सरफेस ऑफ गैस। गैस की सरफेस के ऊपर का जो पार्शियल प्रेशर है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। यहाँ पे एक्स एस क्या है? तो एक्स एस है जी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। कि जितना ज़्यादा आप ऊपर प्रेशर रखोगे उतने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स घुसेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और के एच होता है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच क्या है? के एच हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए डिफरेंट होती है और हाईएस्ट होती है हीलियम के लिए। किसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट होती है? सो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट होती है हीलियम के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है, क्या? तो दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट, डिफरेंट फोर, किसी के लिए डिफरेंट होता है। सो हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पर हेनरी लॉ कांस्टेंट अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद हाईएस्ट होता है हीलियम के लिए। किसके लिए हाईएस्ट होता है? हाईएस्ट होता है हीलियम के लिए, हाईएस्ट फॉर हीलियम, हाईएस्ट होता है हीलियम के लिए। ये आपको याद रखना है। अब के एच की डिपेंडेंसी आती है कि जब आप, आपको एक यहाँ पे ना फ्लो याद रखना है, फ्लो चार्ट टाइप, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या याद रखना है कि जी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस की जो सोल्युबिलिटी है, गैस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, वो कम होगी या ज्यादा होगी? तो गैस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर होगी कम।
क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है हमेशा। तो जब भी आप गैस को मिला रहे हो और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी जो कंसंट्रेशन या गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था कि हम सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं और उसमें मोल फ्रैक्शन एक पार्ट था। तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। ठीक है। तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी घटती है तो जो केएच की वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। उसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये हम एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है और इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे। ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं सारा कुछ हेनरी लॉ के अंदर। आपको इतना समझ में आया? होप यू गॉट माई पॉइंट। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है जी हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस आती हैं। क्या आती हैं? हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला जो इसमें हमने हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस की बात करी कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपसे हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस पूछ लेगा। तो मैं आपको ये वोकली एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्वेटिक लाइफ होता क्या है। हमने पढ़ा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, हमने क्या पढ़ा कि जो यहाँ पे एक चीज छूट गई थी वो ये थी कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है गैस का, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है गैस का वो एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी? वो डिक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी है, उसका टेम्परेचर वार्म वाटर के मुकाबले कम है। तो गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन कम डिसॉल्व रहेगी। क्यों कम डिसॉल्व रहेगी? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं क्योंकि जब भी गैस पानी के अंदर मिलेगी तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है एक्वेटिक लाइफ को, फिशेस को, जो पानी के अंदर रहते हैं, और वो आसानी से स्मूथली सॉफ्टली सांस लेते हैं और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगला एप्लीकेशन ये है कि जब आप देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा की बोतल्स या फिर आपके घर में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो, कि जब आप उन्हें खोलते हैं तो एकदम से गैस बाहर जाती है। तो गैस को हमने डिसॉल्व ही क्यों किया था उस तो हम गैस को उसमें डिसॉल्व किया था और कैसे किया था? तो हमने उसमें गैस को डिसॉल्व किया था हाई प्रेशर पर। उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाई प्रेशर पर हम उन्हें सील करते हैं बॉटल्स को। तो होता क्या है कि जब हमने हाई प्रेशर पर सील करी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व तो हो गई, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को मौका मिला एस्केप आउट करने का, मतलब जिसके अंदर उसे डिसॉल्व किया गया है उसे छोड़ने का, तो जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा बनाने में उन्हें जो सील किया जाता है वो हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं हमारे हमारे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो स्कूबा डाइविंग, जो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं खोजों के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट सबके एम्स या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स आ जाते हैं हमारे सी के अंदर, और सी के अंदर क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है। हमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ के आएंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन की, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो आप सी के अंदर गए और वहां पे क्या था? वहां पे था हाई प्रेशर। तो हुआ क्या कि नाइट्रोजन गैस और दूसरी एटमॉस्फेरिक गैस थी वो ज्यादा सॉल्युबल होगी ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस चली गई। लेकिन जब हम आते हैं सरफेस पर, तो जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेगा तो हमारी पूरी बॉडी में समुद्र के यानी सी के बॉटम में क्या पहुंच चुकी थी? नाइट्रोजन गैस पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जहां पे भी नाइट्रोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी।
शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ब्लड से बाहर निकल जाएगी। बबल्स बन जाएंगे हमारी वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, और क्या करेंगे, वो ब्लॉकेज कॉज करेंगे, और वो मेडिकल कंडीशन को हम बैंड्स कहते हैं। मेडिकल कंडीशन को बैंड कहते हैं, जो कि पेनफुल होते हैं और डेंजरस होते हैं लाइफ के लिए। ठीक है। अब इस बीमारी को, या फिर कहो कि इस कंडीशन को दूर करने के लिए भी हमारे पास देखो हर चीज का सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं, जो सिलेंडर्स लेके जाते हैं, उनको हम डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम के साथ। 11.7% हीलियम डालेंगे, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन डालेंगे। आपको उनके जो सिलेंडर्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन को इस तरीके से तोड़ना है और उनको डाइल्यूट करना है, और क्या होगा कि आपके जो स्कूबा डाइवर्स के, उनको जो बैंड्स की दिक्कत होने वाली थी, अब वो नहीं होगी। इसका लास्ट एप्लीकेशन जो कि हमारा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो है अल्टीट्यूड सिकनेस एनोक्सिया। आपने देखा होगा कि जब आप घूमने जाते हैं माउंटेन्स पर, तो आपको उल्टी जैसा फील होता है, आपको फील होता है कि आपको सांस नहीं आ रही। आप गए होंगे, आप में से कई बच्चे गए होंगे, तो आपको फील होता है कि कहीं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो हुआ क्या, ऊपर जाके जब हम सरफेस की तरफ दूर जाते हैं, ऊपर की तरफ, तो प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई। भाई हेनरी लॉ का फॉर्मूला आपको पता है ना, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन होता है। ऊपर गए हम तो क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर कम हुआ, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा गैस का, हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होनी थी ब्लड के अंदर, वो कम होगी। वो कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आपको वीकनेस फील होगी, फटीग, आप थका थका महसूस करेंगे। और और क्या करेंगे, और आपको होगी ऑल्टीट्यूड सिकनेस, आपको ब्रेन फॉग, अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे धुंधला धुंधला लगेगा। तो वो सब कंडीशन किसके हैं, वो सब कंडीशन एनोक्सिया की हैं। आपको ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन डेप्थ हो जाएगा। ऑक्सीजन, हम इसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसे हम कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये हमारे हेनरी लॉ, ये जो सारे थे, ये हमारे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस थी, डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो जी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही कि जी हमने लॉ पढ़ ली, हमने कंसेप्ट पढ़ लिए, अब उन्हें क्वेश्चन में कैसे लगाएं। बच्चों को दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। जी न्यूमेरिकल्स नहीं होते, थ्योरी तो पढ़ के चले जाते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4 है। अभी तक इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो तो आपको पता होगा कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो है मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारी गैस है। ये फॉर्मूला पता है? ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी में कितने मिलीमोल्स जो हैं डिसॉल्व होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है जी हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, वेरी गुड। हमें यहाँ पे गिवन है पार्शियल प्रेशर, ये भी गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है। तो क्या हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप निकालेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर जो आपको गिवन है कितना है, 0.987 बार, ओवर आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है लेकिन किलोबार में है। तो क्या हम इसे बार में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे कि 1 किलोबार जो होगा, 1 किलोबार जो होगा वो 1000 बार के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा हमारा 76480 बार। इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 76480 बार, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट जो है सॉल्व करना है। ठीक है। अब आपने कहा जी ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकला, पूछा तो हमसे मिलीमोल्स है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स है। तो लेट सपोज कि आपकी जो ये वैल्यू है सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद जो है ये आपकी वैल्यू ए आई।
तो आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आया, लेट सपोज ए आया। ठीक है, अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि जी आपको तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता ही नहीं है, आपसे पूछ लिया ये, लेकिन आपको ये वाली चीज तो पता ही नहीं है, तो आपको उसने दे तो रखा है 1 लीटर ऑफ वाटर। अब पानी का क्या दे रखा है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी का मतलब हुआ 1 किलो पानी। मतलब हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, पानी के कितने आ जाएंगे, वो आएंगे, हमें कितना वेट दे रखा है पानी का, 1000 ग्राम। और एक पानी की मोल के अंदर जो होता है वो 88 ग्राम वेट होता है, तो हमारे पास मोल्स आएंगे 55.5 मोल्स ऑफ वाटर। तो आप ये वाली वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का वो ए आया। अब इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट का जो ये वाला नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा सीधा फॉर्मूला निकल के आएगा कि जो भी आपका मोल फ्रैक्शन आया है सॉल्यूट का उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ, वो इक्वल्स टू हो जाएगी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 55.5 मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स जो कि आपको निकालने हैं किसके, जो कि आपको दे रखे हैं नाइट्रोजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता ही है कि ये किस चीज के इक्वल आ रहा था, ये आ रहा था हमारा 0.987 ओवर 76480 बार। सॉल्व कर दो, आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे और फिर उन मोल्स को हम मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपने कैसे क्या। सबसे पहले आपने देखा कि आपको क्या क्या गिवन है। तो इसमें आपको गिवन था नाइट्रोजन गैस, आपको गिवन था नाइट्रोजन गैस, और दूसरा जो इसको इसमें आपको गिवन था वाटर। वाटर का आपको पता था कि 1 लीटर पानी गिवन है, आपको 293 केल्विन टेम्परेचर पर 1 लीटर पानी के अंदर मिलीमोल्स बताने थे, जब आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो 76.48 किलो बार दे रखा हो और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.987 बार हो। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे कि आंसर तो आया ही नहीं। देखो आंसर में अब कुछ बचा नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपका आंसर आ जाना है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि आपको 1.6 1.6 आई थिंक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक्चुअली इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है H2S। H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis and if the solubility of H2S in water at STP is 0.1 तो 0.195 मोलल, तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी दे रखी है 0.195 मोलल। पिछले वाले लेक्चर का कुछ याद है कि मैंने बताया था कि जब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम क्या उससे कंक्लूड करते हैं, 0.195 मोलल। तो इसका मतलब हुआ कि 0.195 मोल्स, किसके मोल्स, किसके मोल्स, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये मोलैलिटी है तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो इन 1000 ग्राम और 1 किलो ऑफ वाटर। पूछा क्या है आपसे, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है, आपसे हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है। आप कहेंगे इसमें प्रेशर तो दे ही नहीं रखा। भाई आपका फॉर्मूला होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट का P इज इक्वल्स टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको बता रखा है ना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर है। क्या बता रखा है आपको, आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होती हैं, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वो चीज़ें होती हैं जब हमारी गैस जो है वो बिहेव करती है आइडियली। कैसे बिहेव करती है गैस, गैस बिहेव करती है हमारी आइडियली। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर होता है 180 एम। 180 एम को पास्कल में रखेंगे जो कि 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है।
ठीक है, तो आपको इसका मतलब कि अगर आपको एसटीपी गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक तो टेम्परेचर पता है कितना, कि 273 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड प्रेशर पता होना चाहिए कि जी स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो है हमारा 1.0125 इंटू 10⁵ ठीक है, तो आपको भैया यहाँ पे प्रेशर भी दे रखा है। आप ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो निकाल लेंगे, कितने मोल्स हैं। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट के मोल्स ऊपर आएंगे जो कि हैं 0.195 ओवर 0.195 टोटल मोल्स प्लस जो पानी के मोल्स निकल के आएंगे n इज इक्वल्स टू 1000 ओवर 18, 1000 ओवर 18। आप ये चीजें रखेंगे फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको मेथोडोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है। आपका आंसर गुणा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिस्टेक हो गई, दिस इज नॉट अ पॉइंट, ये पॉइंट ही नहीं है भाई। आप 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये मेथोडोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करेंगे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 108 पास्कल। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है 500 ml सोडा वाटर के अंदर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm। अब आपसे पूछा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी पूछी है, तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स नहीं निकाल पाएंगे इससे। भाई आपको कार्बन डाइऑक्साइड का आप पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखो, देखो हमें दे रखा, हमें पता होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पार्शियल प्रेशर दे रखा है 2.5 atm। क्या यहाँ पे हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। आप यहाँ से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और सॉरी गाइस, और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पहले निकालना है ये, फिर इसको ही रख देना है इस फॉर्मूले में। इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है। कैसे पता है, कि हमें कह रहा है वो 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब 500 ग्राम पानी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 500 ग्राम पानी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये हो जाएंगे। और यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि ये सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने सोल्यूबिलिटी पढ़ी, सोल्यूबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ी, हेनरी लॉ पढ़ी, उसकी एप्लीकेशंस देखे, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे। आंसर्स आप निकाल लेना। देखो यहाँ पे भी मैं अगर सॉल्व करके दिखाता हूँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेटर से 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ये आपको सिंपल गुणा और भाग ही करने हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज कैसे पुट करनी है, पहले उस चीज पे ध्यान दो। आंसर आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, पहले आपको समझ में तो आए कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है और आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।